प्रणाम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th चैप्टर आपका फूड सिक्योरिटी। इसमें कंटिन्यू हम पढ़ेंगे आज स्टोरी ऑफ अहमद की। अब से पहले हमने पढ़ी थी स्टोरी ऑफ रामू, जो एक कैजुअल एग्रीकल्चर लेबर था रायपुर में। यहाँ पर है एक रिक्शा पुलर है जो बेंगलोर में काम करता है, उसका नाम है अहमद, और झुमरी तलैया में विद 3 ब्रदर्स 2 सिस्टर और ओल्ड पेरेंट के साथ रहता है। वहाँ पर वह झुग्गी में बनाकर रहते हैं। वो सारे उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अहमद की इनकम पे डिपेंड करते हैं कि वो जितने एक रिक्शा पुलिंग का काम कर रहे हैं उसी की अर्निंग, जो उससे अर्निंग आएगी उसी पे डिपेंड करते हैं। हाउएवर लेकिन वो एक तरह की सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और एंड ही इज़ अर्निंग फ्लूट एवरी डे, तो कभी उसकी ज़्यादा और कभी कम होती रहती है। ड्यूरिंग द डे ही इज़ गेट, जिस दिन उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है उसमें से कुछ अमाउंट को सेव करके वो अपनी रोज़ डे बाय डे की जो आवश्यकताएं होती हैं उसे परचेज़ कर लेता है। ऑन द अदर डे ही बेयरली अर्नस, जिस दिन इनकम कम को होती है इस डेली नेसेसिटीज़, ठीक है, अर्न इनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटी। हाउएवर द फॉर्चुनेट, लेकिन उसके पास क्या है, एक अहमद के पास एक येलो कार्ड है विद PDS, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड जिसे कहते हैं, फॉर बिलोंगिंग पॉवर्टी लाइन्स के नीचे के लोगों को येलो कार्ड इशू करता है, जिसमें अहमद सफिशेंट क्वांटिटी में राइस, वीट, शुगर एंड कैरोसिन्स परचेज कर देता है और फॉर हिज डेली यूज़ के लिए। ही गेट्स हिज इनिशियल एट हाजा, जो मार्केट से का आधी कीमत पर उस पर ये सारी वस्तुएं उसे येलो कार्ड होने से PDS कार्ड जिसे कहा गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड जो शॉप्स हैं वहाँ से अवेलेबल हो जाता है सामान। ही परचेज इज़, वहाँ से वह अपनी मंथ की स्टॉक्स, यानी कि जो भी राशन होता है एक महीने का, वो वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं जब राशन शॉप्स ओपन होती है। ये यहाँ पे जो राशन मिलता है वो सभी बिलो पॉवर्टी लोगों को मिलता है। इस तरह अहमद क्या करता है, अपनी सर्वाइवल्स को ईज़िली कर लेता है ताकि इस राशन कार्ड से उसके परिवार का सही गुजारा हो जाता है। लेस देन, अगर उसकी इनकम कम होती है तब भी इस बड़ी फैमिली को इस राशन कार्ड से सर्वाइवल करने में समस्या नहीं आती। यहाँ पर है रिक्शा पुलर की रेगुलर इनकम है नहीं, उसको रिक्शा पुलर की रेगुलर इनकम नहीं है। येलो कार्ड उसकी कैसे हेल्प करता है, येलो कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइंस के लिए उसने बनवा रखा है और उसमें मार्केट प्राइस से कम कीमत पर उसे सामान मिल जाता है। इस तरह, और जब अगर उसकी अर्निंग बिल्कुल ना हो या कम हो तब भी उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। यहाँ पे है तो सामाजिक जो सोशल कंपोजिशन अलोंग विद द इनएबिलिटीज़ टू बाई फूड आल्सो प्ले ए रोल फूड इनसिक्योरिटी, तो सामाजिक संरचना बिना किसी न कारण से एक तरह से रोल प्ले करती है कि जो लोग खाद्य असुरक्षा को फेस करते हैं, फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं, जिसमें आते हैं ST और OBC सेक्शन। OBC सेक्शन मतलब लोअर कास्ट अमॉन्ग देम आते हैं। इसमें वो लोग होते हैं जिनके पास या तो लैंड बहुत कम होती है या उनकी प्रोडक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, कि वाले एरियाज़ में होते हैं। प्रोन मतलब इस तरह इफ़ेक्टेड एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे लैंड प्रोडक्टिविटी बहुत ही ना के बराबर होती है। ये पीपल्स या ये वो लोग होते हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट होते हैं। इट मीन नॉर्थ आपका ईस्टर्न साइड का जो भी कोस्टल एरिया है, उड़ीसा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो एरियाज़ हैं ये यहाँ पर मोस्टली इफ़ेक्टेड रहते हैं साइक्लोन्स की वजह से। तो यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर के कारण जो पॉवर्टी है वो सबसे ज़्यादा भी है। इसके अलावा द पीपल्स अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिज़ास्टर हु हैव टू माइग्रेट द अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर अकर्ड होने से लोग काम की तलाश में, जैसे हमने देखा था जो वेस्ट बंगाल में चित्तौड़गंग से, वहाँ से जो महिलाएं थी अपने बच्चों के साथ बाहर माइग्रेट कर रही थी क्योंकि काम की तलाश में, गांव में कोई काम नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था, वो लोग भी इन फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। ए हाई इंक्लूड ऑफ द माल न्यूट्रिशन, और इसके अंदर जो महिलाएं होती हैं इस स्थिति में फूड इनसिक्योर में जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन से इफेक्टेड होती हैं, और इसके कारण जो अनबॉर्न बेबी होता है, जो उसके स्टमक में होता है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसको भी माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। और इस तरह ये वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि कौन कौन से वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी का, पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा अनुपात है या सबसे ज़्यादा जो रेशो बनता है हमारे फूड इनसिक्योरिटी को, वो है सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेंस का बनता है, नर्सिंग मदर्स का। नर्सिंग मदर्स में आपके आती है जो मदर्स अपने बेबी को फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, और एज 5 साल से कम उम्र के बच्चे आते हैं। जो सबसे ज़्यादा भारत की जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जो अनुपात है वो फूड खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं, वो लोग हैं, ये वाले लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं NHFC, फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे।
रिपीट, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे जो प्रोग्राम है 1998-99 में बना था, जिसमें दिखाया था कि 11 करोड़ जो अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है वुमेन्स और चिल्ड्रंस हैं वो क्या करते हैं, माल न्यूट्रिशन से इफेक्टेड हैं या फूड इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हैं। फूड इनसिक्योरिटी में क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टेट है, जैसे उड़ीसा और बिहार हमने पढ़े थे, सबसे बैकवर्ड है, पॉवर्टी लाइन से रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, और इसमें विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज़ के पीपल आते हैं। वो क्षेत्र हैं जो जहाँ पे गरीबी लोग हैं या आदिवासी समुदाय आते हैं या रिमोट एरियाज़ माउंटेन्स एरियाज़ के वो लोग होते हैं, ठीक है वो, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर से इफेक्टेड लोग आते हैं। इन फैक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्ट एंड सदर्न ईस्टर्न पार्ट, यूपी का सिर्फ पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, उसका ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अकाउंट ए लार्ज नंबर ऑफ फूड सिक्योर पीपल इन द कंट्री, यानी कि स्टेट है, यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं फूड इनसिक्योर स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे खाद्य सुरक्षा की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ के लोगों सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड अवेलेबल नहीं हो पाता, ये स्टेट है, आपको अच्छे से इनको ब्रैकेट में रखना है। फिर है कि हंगर है, जो भुखमरी है, भुखमरी को भी फूड इनसिक्योरिटी में इंक्लूड किया गया है। हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन एज पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। जो भूख है उसको गरीबी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन भुखमरी के कारण कई बार गरीबी, लेकिन इसके कारण कई बार गरीबी आ जाती है। फूड इनसिक्योर इन्वॉल्व द इनवॉल्वमेंट करंट हंगर्स एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो फूड सिक्योरिटी इन लोगों को प्रोवाइड करके, यानी कि जिनको सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड नहीं मिल रहा, उनकी मतलब भूख सही तरह से शांत नहीं रही, उनको अच्छी तरह से क्वालिटी और क्वांटिटी भोजन नहीं मिल रहा, उसको सिक्योर करके क्या है, फ्यूचर जो हंगर है उसको कम किया जा सकता है। जो हंगर है या भुखमरी है वो 2 टाइप्स की होती है बेटा, क्रॉनिक एंड सीजनल। क्रॉनिक का मतलब होता है दीर्घकालीन भुखमरी होती है, सीजनल होती है मौसमी भुखमरी। क्रॉनिक हंगर के अंदर आता है जो दीर्घकालीन भुखमरी होती है, वो डिपेंड करती है डाइट से रिलेटेड है, भोजन से रिलेटेड है, जिसके अंदर सही मात्रा में क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव जो फूड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। पुअर पीपल सफ़र ऑफ क्रॉनिक, जो गरीब लोग हैं वो इस दीर्घकालीन भुखमरी को फेस करते हैं क्योंकि उनके पास जो इनकम है वो बहुत कम है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी गुणवत्ता या सही मात्रा में पर्याप्त भोजन खरीद सके। सीजनल हंगर होती है, मौसमी तरह की होती है, ये एक डिपेंड करती है साइकिल ऑफ जो अनाज के उत्पादन और उसकी कटाई से संबंधित होती है। ये मोस्टली रूरल प्लस अर्बन दोनों जगह देखने के लिए मिल सकती है। जो मौसमी बेरोजगारी होती है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है वो कृषि की, ठीक है, मौसमी प्रकृति के कारण होती है, यानी कि सीजनल नेचर के कारण होती है, क्योंकि एक साल में 6 महीने या 8 महीने कृषि में कार्य मिलता है और 4 महीने जो लेबर होता है, जो एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबर होता है, जो खेतों में काम करता है, उसको 4 महीने काम नहीं मिलता। तो वो एक तरह की विशेष तरह की मौसमी बेरोजगारी हो गई है। वैसे ही अर्बन एरिया में उन लोगों को होता है जो कैजुअल लेबर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं, उन्हें रेनी सीजन्स में काम नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं रेनी सीजन्स में भी 4 और 5 या 3 मंथ्स होते हैं, उन लोगों को सीजनल हंगर्स को फेस करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार देश ने प्रोग्रेस किया है, हमारे इंडिया ने डेवलपमेंट किया है। तो यहाँ रूरल और अर्बन एरियाज़ का सीजनल प्लस क्रॉनिक का 1983 में जो टोटल था वो 18.5 है, 1999 में 3.3 रहा। अर्बन यानी कि रूरल एरियाज़ में 3.3 है और अर्बन एरिया में 0.9, कि लगातार यहाँ पे सीजन और क्रॉनिक का जो टोटल दे रखा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये दिखाता है कि हमारा देश इस पर काम कर रहा है या जो गवर्नमेंट है वो उस पर काम कर रही है, देश को डेवलपमेंट कर रही है। तो इस तरह की लोगों को फूड सिक्योरिटी के थ्रू फूड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर डिक्लाइन हुए इंडिया में, इस टेबल से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एमिंग किया गया था, यानी कि मुख्य उद्देश्य किया था कि हम आज़ादी के बाद जितनी भी खाद्य के अंदर पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त कर देंगे, कि हमें कहीं हमारे देश में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड मिल सके। आज़ादी के बाद बहुत सारे जो मेजरमेंट्स अप्लाई किए गए फूड सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स को अचीव करने के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यू स्ट्रेटेजी थी वो थी बेटा ग्रीन रेवोल्यूशंस, ठीक है, जिसके अंदर वीट और राइस, स्पेशली वीट और राइस का जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने का काम किया गया
हमारे देश की जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ऑफिशियली उन्होंने इसी ग्रीन रेवोल्यूशंस के इफेक्टेड होकर या इससे प्रभावित होकर पहला एक स्पेशल स्टैम्प व्हीट रेवोल्यूशंस नाम से जुलाई 1968 में इशू किया था। इंपॉर्टेंट है, किसने इशू किया? जो इंदिरा गांधी ने कब इशू किया? 1968 में व्हीट रेवोल्यूशन का स्टैम्प, जुलाई 1968 में। और इसके अंदर जो व्हीट था, गेहूँ था, उसके अंदर हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी और ऐसा ही चावल के संबंध में भी हो रहा था। लेकिन लगातार जो फूड हायर रेट ऑफ ग्रोथ, जो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हुई थी हायर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जिसमें 44.01 एंड मध्य प्रदेश में 30.21 मिलियन टन 2015 और 16 में जो उत्पादन हुआ था। द टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, यानी कि टोटल 2015 और 16 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ व्हीट और राइस दोनों का 252.22 मिलियंस हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर व्हीट के रिगार्डिंग है कि सबसे ज़्यादा व्हीट में किस स्टेट ने अचीवमेंट्स अचीव की, सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ वहाँ पे, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ, दैट इज़ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, जिसमें व्हीट का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। यूपी में 26.87 और मध्य प्रदेश में 17.69 मिलियन टन्स 2015 में हुआ था। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर, यूपी के अंदर देखेंगे, जो चावल की उत्पादन हुआ था, चावल के अंदर सबसे जो सुपीरियर स्टेट रहे थे, सबसे अच्छे स्टेट रहे थे, वो वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं, जहाँ पे राइस का उत्पादन 15.75 से और यूपी में 12.15। यहाँ पे यूपी आप कॉमन देख सकते हो, यूपी में चावल का उत्पादन भी अधिक है और गेहूँ का उत्पादन भी अधिक है। ये 2015 और 16 का है। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंडिया, यानी कि भारत में खाद्य सुरक्षा को डिसाइड किया जाता है। सरकार के दो मेथड होते हैं इसमें, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन रेवोल्यूशंस के, यानी कि सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन अर्ली 1970s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, द कंट्री हैज़ अवॉइड फेमाइन, तो देश में क्या किसको अवॉइड किया गया? अनदेखी की, सूखे की अनदेखी की, और इवन हमारी एडवर्स जो वेदर कंडीशन हुई है, यानी कि मौसम भी ख़राब रहा है, तब भी हमने इसकी परवाह नहीं की। आगे यहाँ पर बताता है कि ये बहुत ज़्यादा इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स लास्ट 30 ईयर्स, यानी कि पिछले 30 सालों से हमने अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का जो लक्ष्य था उसको अचीव भी किया है। इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स को ग्रोन किया गया है हमारे देश में, और इसमें फूड ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा क्या है इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, चाहे वो मौसम ख़राब रहा हो या कोई भी नेचुरल कैलामिटी या कुछ भी रहा हो, लेकिन फिर भी हमने अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट्स को अचीव करने का प्रयास किया है, फूड उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है। द कंट्री लेवल फ्यूचर इंश्योर टू बीज की, और इस तरह जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत ध्यान से क्या है फूड सिक्योरिटी को या फूड सिक्योरिटी को केयरफुली डिज़ाइन किया है। उसमें उसके दो कंपोनेंट, एक है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक के अंदर क्या होता है बेटा? बफर स्टॉक डेफिनेशन है, बफर स्टॉक है स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स का स्टोर है, नेमली जिसमें अंदर वीट और राइस का जो प्रोडक्शंस है उसको वीट और राइस जो किसान उत्पन्न कर रहा होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCI को आपको अच्छे से याद करना है। इसके अंदर जो अपने अनाज भंडारों में गेहूँ और चावल को स्टोर करके रखती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में क्या होता है, जो फार्मर होते हैं डिफरेंट स्टेट में, तो सरकार उनसे जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो जितना भी उत्पादन हो उसमें से जो उन्हें चाहिए वो रख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से सरकार उनसे खरीद लेती है। लेकिन जब खरीदती है उससे पहले ही किसान क्या कर देती है, प्री अनाउंस्ड प्राइस जो अनाउंस करती है उसी पर वह उनसे उस उत्पादन को लेती है। ये कब अनाउंस होता है, जिसे हम MSP कहते हैं। प्री अनाउंस्ड प्राइस में क्या आता है? MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकार जब भी कोई किसान किसी फसल को बोने वाला होता है, बिफोर शोइंग द सीजन्स टू प्रोवाइड द इनिशिएटिव्स ऑफ फार्मर्स टू रेजिंग द क्रॉप्स ऑफ देयर क्रॉप्स, तो यानी कि किसी भी फसल को बोने से पहले ही सरकार उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता देती है, कि फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो चावल उगाना चाहता है, गेहूँ उगाना चाहता है, बाजरा उगाना चाहता है, दाल उगाना चाहता है, किस की फसल करना चाहता है, जिसमें उसे लगता है कि उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा। और हमेशा आपने सुना भी हो किसान ये कहते हैं कि सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकारी रेट होता है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो। द परचेज फूड ग्रेन्स, और इन किसानों से लिए हुए फूड ग्रेन्स को सरकार अनाज भंडार में स्टॉक कर देती है, ताकि आने वाले समय में जहाँ पे अनाज की कमी हो या जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को कम कीमत पर, बाज़ार से कम कीमत पर, यानी कि बाज़ार से कम कीमत होती है इश्यू प्राइस, वह भी सरकार के द्वारा रखा जाए 3 रुपये 4 रुपये किलो,
ठीक है, वो इशू प्राइस भी सरकार के द्वारा होता है पुअर लोगों को, कि वो लोग बाज़ार से कम कीमत पर इसे ले सकें और उनको फूड या हंगर जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। और इसके अलावा दिस आल्सो हेल्प टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स। और इन फूड ग्रेन से या स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन से हेल्प ये होती है कि कहीं पर भी जब अनाज की प्रॉब्लम्स होती हैं तो इन बफर स्टॉक से अनाज ले लिया जाता है जब मौसम कहीं पर ख़राब हो जाता है या कहीं पर नेचुरल कैलामिटीज़ अकड़ हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को।